हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट पे। तो चलिए आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे हिंदी के लेसन 7 का होने वाला है। तो इस चैप्टर में आज हम लोग इसके जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो जो भी न्यू बच्चे होंगे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे देखिए चैप्टर का नाम है 10th क्लास के हिंदी के लेसन 7 का ये वीडियो है, जिसका चैप्टर का नाम है परंपरा का मूल्यांकन, ठीक है। तो इस वीडियो में आज हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में उसको हम कवर करेंगे, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं आज के हम पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, ये देखिए कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है, ठीक है। ये हमारे चैप्टर 7 का पहला क्वेश्चन कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। राइट आंसर क्या होगा? समाजवादी व्यवस्था में, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। दूसरा भी देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है देखिए शेक्सपियर कौन था, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या है, शेक्सपियर कौन था। आपको राइट आंसर टिक करना है, नाटककार। और आगे जो हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो देखिए हमने वीवीआई करवा दिया है। ये देखिए काफ़ी बार एग्जाम में ये पूछा गया है, कई बार। तो तीसरे क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। पहले प्रश्न को समझते हैं कि निराला की साहित्य साधना, ये टॉपिक का नाम है निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित की गई है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 3 खंडों में, ठीक है। निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित की गई है, तो क्या होगा राइट आंसर? 3 खंडों में। आगे बढ़े, चलिए आगे चौथे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चौथा हमारा कह रहा है दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है, ठीक है। क्या चौथा टॉपिक कि दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य जो है वो कैसा होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधम होता है। आगे बढ़ते हैं पांचवें टॉपिक की ओर। पांचवा नंबर जो हमारा प्रश्न कह रहा है देखिए कि परंपरा का मूल्यांकन किसकी रचना, जो हमारे चैप्टर का नाम है परंपरा का मूल्यांकन, उसके लेखक कौन है, ये हमसे प्रश्न पूछ रहा है। राइट आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा जी का, ठीक है। सारे बच्चे इसको याद कर लेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और आगे जो हमारा छठा नंबर प्रश्न है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में ये पूछा गया। और आगे भी जब आप कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करोगे 10th के बाद 11th 12th अगर आर्ट्स से करोगे तो ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा कि रूस की क्रांति कब हुई थी। इसे हम लोग रूसी क्रांति के भी नाम से जानते हैं, जो कि लेनिन के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर कौन था, जिसका नेतृत्व किया था लेनिन ने। तो ये देखिए वीवीआई करवा दिया हमने। इसका राइट आंसर होगा 1917, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर की ओर। सातवां नंबर कह रहा है इस कहानी के लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। यानी कि जो हमारे चैप्टर का नाम है परंपरा का मूल्यांकन, कहानी के लेखक जो है रामविलास शर्मा, उनका जन्म कब हुआ था। राइट आंसर क्या टिक करेंगे? 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी, ठीक है। और आगे हमारा 8वां नंबर जो प्रश्न कर रहा है वो कह रहा है राफेल, लियोनार्डो दा विंची और एंजेलो, ये 3 जो टॉपिक है वो किसकी कृति है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इटली की, ठीक है। 8वां नंबर प्रश्न जो हमारा राफेल, लियोनार्डो दा विंची और एंजेलो जो है वो किसकी कृति है, तो इटली की। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 9वें नंबर की ओर, ठीक है। चलिए ये देखिए 9वां नंबर हमारा प्रश्न ये कह रहा है देखिए परंपरा का मूल्यांकन जो निबंध है वो किस पुस्तक से संकलित है। संकलित का अर्थ हो गया मतलब किस पुस्तक से वो लिया गया है। तो राइट आंसर इसका यही हो जाएगा, परंपरा का मूल्यांकन से, ठीक है। आगे जो हमारा 10वां नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है, तो रामविलास शर्मा की। ये शायद 2 बार रिपीट हो गया है क्वेश्चन, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है सारे बच्चे। आगे बढ़ते हैं 11वें नंबर की ओर। 11वां नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है देखिए कि प्रगतिशील आलोचना
का विकास जो है वो किससे होता है। ठीक है, क्या कह रहा है प्रश्न की प्रगतिशील आलोचना का विकास किससे होता है। राइट आंसर क्या होगा, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। क्या हो जाएगा राइट आंसर, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। और हमारा 12वां क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई है, इसको आप लोग अच्छे से याद करके जाइएगा एग्जाम में, कि डॉक्टर रामविलास शर्मा जो कि परंपरा के मूल्यांकन के चैप्टर के लेखक थे, उनकी मृत्यु कब हुई थी। ऊपर हमने अभी इनके जन्म के बारे में पढ़ा, अभी यहाँ पे मृत्यु के बारे में पढ़ना है। तो 2000 ईस्वी दिल्ली में हुई थी। ठीक है, सारे बच्चे याद रखेंगे इसको। और आगे जो हमारा 13वां टॉपिक है वो कह रहा है, देखिए 13वां नंबर प्रश्न, कि इस कहानी के लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। जो हमारे इस चैप्टर के जो मेन लेखक थे रामविलास शर्मा, उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऊंच गांव सानी में हुआ था। ठीक है, 13वें नंबर का आंसर है जी। और हमारा जो 14वां नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि प्रेमचंद और उनका युग किनकी रचना है। 14वां नंबर ये देखिए, कह रहा है प्रेमचंद और उनका युग किनकी रचना है। राइट आंसर क्या होगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा का। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते 15वें प्रश्न की ओर। 15वां जो प्रश्न हमारा है वो कह रहा है कि ये देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र किनकी रचना है। ये हमारा आज का 15वां प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा का। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वो किनकी रचना है, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का। और आज का 16वां प्रश्न देखिए, काफ़ी अच्छा ये भी प्रश्न है। कह रहा है, देखिए प्रश्न को पढ़ रहे हैं, आंसर थोड़ा नीचे है, कि शर्मा जी यानी कि रामविलास शर्मा के बारे में ये कह रहा है कि शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया था। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए हम आंसर आप लोग को दिखा रहे हैं, तो भारत सरकार को। ठीक है, आप लोग सारे बच्चे टिक करिएगा इसका आंसर, भारत सरकार को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए हमारा जो 17वां प्रश्न ये कह रहा है कि तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित हैं, मतलब उसमें शामिल है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए सप्तक है प्रश्न में ही, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 7। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की ओर। तो इस वीडियो में हम लोग लगभग 23 से 24 प्रश्न को पढ़ने के बाद हमारा ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। 18वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्ग युद्ध नहीं होता है। ठीक है, और 19वां क्वेश्चन जो हमारा है वो कह रहा है कि जारशाही शासन का संबंध किससे है। 19वां नंबर क्वेश्चन जी, कह रहा है जारशाही शासन का संबंध जो है वो किससे है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, रूस से। और हमारा 20वां क्वेश्चन देखिए कह रहा है, बहुत ही अच्छा ये भी प्रश्न है, शेली और वायरन का संबंध कहाँ से है। 20वां प्रश्न क्या कह रहा है, शेली और वायरन का संबंध कहाँ से है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूनान से। ठीक है, यहाँ पे के नहीं होना चाहिए, से होना चाहिए। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग, यूनान से। और 21वां प्रश्न देखिए हमारा, जो कि काफ़ी अच्छा प्रश्न है, बार बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि सारे यूरोप के जो लोग थे वो किस सभ्यता से प्रभावित थे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एथेंस की सभ्यता से। ठीक है, सारे यूरोप के लोग, जितने भी लोग थे वहाँ के, लगभग में सारे किससे प्रभावित थे, एथेंस की सभ्यता से। और 22वां नंबर क्वेश्चन देखिए हमने वीवीआई करवा दिया है, काफ़ी बार एग्जाम में ये पूछा है कि आदिम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो राइट आंसर क्या करना है, अति प्राचीन। अति प्राचीन का मतलब बहुत ही ज़्यादा प्राचीन। ठीक है, एक तो प्राचीन तो होता है ये बहुत पहले का, और अति प्राचीन मतलब बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, बहुत से भी बहुत। और आगे हम पढ़ते हैं 23वें नंबर प्रश्न को। देखिए 23वां नंबर प्रश्न हमारा, चलिए 23वां का हमारा ये प्रश्न देखिए कि अज्ञेय ने तार सप्तक, जो कि क्या था, तार सप्तक में कितने कविताएं संग्रहित थी, 7। तो अज्ञेय ने तार सप्तक कब संपादित किया, मतलब कब वो लॉन्च किया, मतलब वो प्रकाशित किया। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1943 ईस्वी में। ठीक है, और आज के इस चैप्टर का हमारा लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही अच्छा ये प्रश्न है कि वह विचारधारा जो चेतना या भाव को मूल पदार्थ मानती हो क्या कहलाती है। वह विचारधारा क्या कहलाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, भौतिकवाद कहलाती है। ठीक है, तो चलिए ये था हमारा चैप्टर 7। ठीक है, चैप्टर 7 का ये बुक सॉल्यूशन था ऑब्जेक्टिव का। तो बस आप लोग इसी तरह बने रहिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, और भी इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना भूलें।
और 10th के स्टडी के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।